बैक टू सर्वप्रथम पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग उसके स्टेप्स क्या क्या हैं और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे क्या हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, जो आपके इंपॉर्टेंट, और सेंट्रलाइजेशन। और ये बहुत ज्यादा आपका स्कोरिंग पार्ट भी है, तो उसको ध्यान से देखना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या होती है? जो कि आपके मैनेजमेंट एकम्प्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं आपकी बनाई हुई है। ठीक है, जैसे कि आपका कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बाउंड्रीज होती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक आपका पूरा सिस्टमैटिक होता है, क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। ठीक है, अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आगे आपका आता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? ये क्लियरली डिफाइन करता है कि आपके क्या लाइंस है, क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ अथॉरिटी होगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो वही कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हर एक इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अचीव करना आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स को, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। और बहुत ज्यादा इम्पर्सनल नहीं लेना, कि अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को नहीं लेते। कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हो रही है तो आपसे तो नहीं पूछेंगे ना कि अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, आपके आप बताइए क्या है। तो इमोशनल एस्पेक्ट्स आपके इसमें नहीं काउंट होते। और ये आपका कौन डिजाइन करता है? टॉप मैनेजमेंट ऑब्वियसली। और ये आपका क्रिएट करता है एक मोटिव कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से अचीव करना है अपने, रादर देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, आपको बहुत कॉर्डियली आप अपना बिहेवियर रखते हैं अपने जो है कलीग्स के साथ, और आपका हेल्प करता है कि आप जो है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, क्योंकि असाइन कौन कर रहा है आपको? ऊपर लेवल वाले, उनको पता होगा कि वो किसको क्या काम दे रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड कि आपको एक ही से मतलब वो मिलेगा। इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, आपके गोल्स जो है बहुत इफेक्टिवली क्या होता है? अकम्प्लिश होते हैं। और स्टेबिलिटी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि अब ये इतना बड़ा है कि टॉप लेवल है, फिर ये पूरी स्केलर चेन है, चेन ऑफ कमांड मतलब आपकी पूरी, अब किस तरीके से फॉलो करेगा, तो बहुत ज्यादा डिले हो सकती है। और रिजिड पॉलिसी है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी क्या कर देती है? कम कर देती है। अब आपने सबको टास्क असाइन कर दिए, अब आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या क्या है, तुम्हारे इनोवेटिव आइडियाज बताओ, ऐसा तो नहीं है इसमें। और बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है स्ट्रक्चर पे, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स इतने ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाते। नेक्स्ट आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये आपका इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, और इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग पीपल। यानी कि इसमें कोई रूल्स, बाउंड्रीज, नॉर्म्स ऐसा कुछ नहीं होता, और ये अकॉर्डिंग टू उनके कॉमन इंटरेस्ट पे होता है, कि जिस जो इनके सिमिलर इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बना हुआ है कि बुक्स, किसी को मतलब हॉबीज के बेसिस पर भी होते हैं कभी बार, कि बुक्स ज्यादा पसंद है तो ग्रुप बन गया, वहां पर इनकी डिस्कशन होती है। अब इसके क्या क्या है आपके एडवांटेजेस, फीचर्स? सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे कि ये पर्सनल इंटरैक्शन होती है एम्प्लॉयज की विद इन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग का कोई भी ऑब्जेक्टिव वगैरह वो उतना ध्यान में नहीं रखते। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, इनके जो नॉर्म्स इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप, जो भी हमारी ग्रुपिंग है इनकी, उनके स्टैंडर्ड्स उसी तरीके से होते हैं कि एक जना क्या कह रहा है, एक का थॉट प्रोसेस क्या है, दूसरे का ओपिनियन क्या है, क्या बिलीफ है, इनके बेसिस पर होते हैं। और कोई भी फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अब मेरे को अगर किसी और से बात करनी है, मैं डायरेक्ट जाके बात करूंगी, ऐसा नहीं कि पहले तुम मुझसे बात करो फिर दूसरे से बात करो, कोई इसमें चेन ऑफ कमांड नहीं है। और आपका स्पॉन्टेनियस होता है बहुत ज्यादा, कोई भी मैनेजमेंट ने क्रिएट नहीं करा है। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ चार लोग हैं, चार लोग बात कर रहे हैं आपस में, उनका लग रहा है कि थॉट बहुत ज्यादा सेम है, सिमिलर है, तो वो एक अपना ग्रुप बना लेंगे। और बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप होते हैं इनके बीच में। नाउ एडवांटेजेस, अब फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि आपकी फीडबैक भी बहुत जल्दी मिल जाता है। फॉर्मल चैनल्स में टाइम लगता है, और वहां पर अगर आप पूछो कि देखो हमने पीपीटी किस तरीके से बनाई है, क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करना चाहिए और क्या इसमें हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो वो जल्दी आपको क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं। और इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन और जो हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि आप मान लो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, कि सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ चलो ठीक है हमने ये काम किया। नेक्स्ट आपका क्विक सॉल्यूशंस देते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, अगर आप प्रॉब्लम डिस्कस करते हो आपस में तो वो सॉल्यूशंस भी देते। अब लिमिटेशन क्या है? कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही कुछ मतलब ऐसे रूमर्स स्प्रेड कर देते हैं आप पूरा इनफॉर्मल ग्रुप, और जो रेजिस्ट चेंज बहुत ज्यादा मतलब ओल्ड टेक्निक्स पर ही करते हैं। ठीक है हम इसी तरीके से कर लेंगे, यही बेटर है, ठीक है, तो कभी कभार ग्रुप्स बनके नहीं हम इसी तरीके से करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यू भी लाना चाहती है तो वो उसी पे ही डिपेंड रहते हैं। और मेंबर्स जो है काफी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने ग्रुप इंटरेस्ट को रेदर देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इनफॉर्मल में आपका सोशल रिलेशनशिप आउट ऑफ आपका इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज आपका जनरेट हुआ है। ये आपका कंपनी रूल्स और पॉलिसीज के बेसिस पर जनरेट हुई। और इनफॉर्मल आपका सोशल इंटरेक्शन, आपने एक साथ काम मतलब बातें करी और आपको लग रहा है कि ठीक है हमारे सेम है, तो आपका सोशल इंटरेक्शन से।
फॉर्मल जो है आपका, वो आपके पोजीशन, जिस तरीके से आपकी पोजीशन है मैनेजमेंट में, उसमें आप जो है कमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है थोड़ा मिडिल लेवल पर है तो आप उसी में स्केलर चेन पर आएंगे, तो आपका उस तरीके से होता है। बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, आपका अपना जो है पर्सनल क्वालिटीज के बेसिस पर आप यहाँ पर। और अगर आपका इसमें देखिए, अगर आप रूल्स अगर कोई भी वायलेट करते हो तो आपको पेनल्टीज और ये सब देनी पड़ती है। इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको पेनल्टी या पनिशमेंट मिलेगी। इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका स्केलर चेन से होगा। तो आपको रिवाइज भी करते रहने के, स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर बीच से बात करनी है तो गैंग प्लान, ऐसे आपको रिविजन करनी है। और इनफॉर्मल में आपका कोई भी प्लान रूट नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में आपका ये हो सकता है। इसमें आपका पर्पस क्या होता है मेन, कि हमें जो भी प्लान, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमने प्लानिंग करी थी, हमारा जो प्लान ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमें वो अचीव करना है। इसमें क्या है कि हमारे अपने खुद के कॉमन इंटरेस्ट और ये सब आपका करना है। अब इसका नेचर क्या होगा फॉर्मल का, ऑब्वियसली अब आपका पूरा 1 2 3 ऐसे करके आर स्केलर चेन से रिजिड होगा, और आपका इनफॉर्मल का फ्लेक्सिबल। अब नेक्स्ट आपका जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और टास्क रिलेशनशिप होते हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको क्या करना है, ऐसा नहीं। फ्लो ऑफ अथॉरिटी इसका क्या होगा, टॉप टू बॉटम। इसमें आपका वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसमें लीडरशिप आपके मैनेजर्स लीडर्स होते हैं। इसमें लीडर मे और मे नॉट बी मैनेजर, क्योंकि कोई भी हो सकता है। ना डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में तो आपका वही है कि एक मतलब मेन है, कुछ भी नहीं हो रहा कि सेंट्रल एक ही अथॉरिटी है, उसी के पास है सब कुछ। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आपका क्या मेन डिफरेंस है। डेलीगेशन में आपका होता है कि सुपीरियर है, उसने अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया काम, यानी कि सिर्फ 2 जनों की बात हो रही है आपका डेलीगेशन में। और डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है कि आपके पूरे अमंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है क्या करती है, डिसेंट्रलाइज कर दी अथॉरिटी, यानी बाकी सारे जनों को दे दी है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ये डिफरेंस है, ये याद रखना। अब हम देखते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन आपका क्या होता है कि अथॉरिटी आपको जो है सबऑर्डिनेट्स को देती विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स, यानी कि उन्होंने सोचा कि अब हमसे ये सारा काम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैं किसी और अपने दूसरे जने को दे देता हूँ, उसको काम दे दिया, ताकि थोड़ा इफेक्टिव वे में भी और एफिशिएंसी भी थोड़ी इंक्रीज हो। तो डेलीगेशन आपका डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब डेलीगेशन में आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में यही कि आपके पास पावर है, अगर आपको मान लो डेलीगेट कर दी मतलब वर्क, और आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप किससे काम करोगे, आपके कौन ही सुनेगा जब आपके पास पावर ही नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन, यानी कि अगर आपको काम दे दिया, अथॉरिटी भी दे दी, फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑब्लिगेशन है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम ऐसा क्यों हुआ, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, अगर आपको काम दिया है तो आप ही आंसरेबल होंगे, चाहे आप किसी और को भी कर दो। मान लो मैनेजर ने किसी और को काम दिया, उसने मतलब उन्होंने क्या कर दिया, अथॉरिटी तो दे दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी, अभी मैनेजर के पास ही रहेगी। क्योंकि वो अगर आप बात कोई और पूछेगा तो उनसे ये थोड़े बोलेगा कि तुमने ये काम नहीं किया, किसी जाओ जिसको काम दिया था उसको बुला कर लेकर आओ, ऐसा तो नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजर की होगी। और अकाउंटेबल भी कौन होगा, मैनेजर ही होगा। सो इनमें डिफरेंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। अथॉरिटी आपका क्या होता है, राइट टू कमांड, कि मतलब हाँ आप मतलब किसी को कमांड दे सकते हो, पावर है आपके पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है, जो भी परफॉर्म करना है आपके साइन टास्क। अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल है। अब अथॉरिटी आपका कहां से अराइज होती है, फॉर्मल पोजीशन से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डेलीगेटेड अथॉरिटी से, कि वो उन्होंने दे दिया काम। और अकाउंटेबिलिटी आपकी किससे अराइज होती है, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि इनका ऐसे चलता है। अथॉरिटी आपकी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड। हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछ, लेकिन पूरी तरीके से डेलीगेटेड नहीं हो सकती, कि मैनेजर का काम है तो उसने बोल दिया मैंने इसको दिया था जाओ इसको बुला, ऐसा नहीं हो सकता। और अकाउंटेबिलिटी तो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती है एट ऑल। और अथॉरिटी आपका डाउनवर्ड फ्रॉम यानी कि सबऑर्डिनेट से आपके सुपीरियर से किस में जाती है, सबऑर्डिनेट, यानी कि टॉप टू बॉटम। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी अपवर्ड फ्लो होती है, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अब मैनेजर तो नीचे वाले से पूछेगा ना, सो आपका सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर आपकी होती है ना। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की, वही रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड बहुत ज्यादा है मैनेजर के पास, उन्होंने सोचा किसी और को काम दे दो, मैं अपने जो प्रायोरिटी एरियाज पे वर्क कर लेता हूँ। नेक्स्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अगर आपने एम्प्लॉय को कुछ काम दिया, एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा, मेरे को तो मैनेजर ने काम दे दिया, बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, तो वो भी सोचेंगे कि हम अपने स्किल्स दिखाएं, इनोवेटिव आइडियाज दिखाएं। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, अब उनके पास सफिशिएंट टाइम है, सुपीरियर्स जो अपना डिसीजन ले सकते हैं, रूटीन मैटर्स की तरह उनको बिल्कुल रश नहीं करना किसी भी डिसीजन में, बहुत टाइम से अपना डिसीजन ले सकते हैं। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर आप देंगे उनको काम की अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको भी दिखेगा कि हाँ मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी दे रही है आगे काम करने के लिए, तो हम भी अच्छा काम करें। और बेटर कोऑर्डिनेशन, कि आपका डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी पावर और ड्यूटीज देती है, तो आपका एक साथ अच्छा काम हो सकता है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, वही डिसेंट्रलाइजेशन जो भी मैंने आपको बताया, सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट द लोएस्ट लेवल
ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट्स, यानी कि आप सारी अथॉरिटी क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं एक्सेप्ट वन जो कि आपके टॉप लेवल की हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आपका क्या होता है, डेलीगेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सारे ही लेवल्स में जितने भी जो आपके मेंबर्स हैं वहां पर ऑर्गेनाइजेशन आपका डिसेंट्रलाइज करना, डेलीगेशन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम आपका देखें, सो अनदर वर्ड अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो आपके सारे एम्प्लॉइज को दे देना जो कि उनका जैसा लेवल है उसके बेसिस पर। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, आपका कॉन्फिडेंस प्रमोट करता है, सेल्फ रिलायंस प्रमोट करता है, और मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने बोल दिया कि आप सबको डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो हर एक के पास आपका क्या है, जो है उनके पास ऑप्शन है कि आपको अपना आइडियाज दीजिए, तो उनको ट्रेन भी कर रहे हैं वो आगे मैनेजर्स बनने के लिए। क्विक डिसीजन मेकिंग, अब आपका मैनेजरियल डिसीजन जो ऑल लेवल पर हो रहा है, सारे पॉइंट ऑफ एक्शन पे वो काम कर सकते हैं और बेटर है, और आपका क्विक डिसीजन होगा। लीव द टॉप मैनेजमेंट, अब सारा काम टॉप मैनेजमेंट पे नहीं है, सारा बर्डन टॉप मैनेजमेंट पे नहीं है, उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, सारा काम अपना अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो आपका टॉप लेवल करेंगे। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, अगर आप टॉप लेवल वाला सारा काम नहीं कर रहा और उनके पास टाइम है सारी चीजें सोचने का, तो वो अच्छे से अपना डिसीजन लेंगे और उसकी वजह से ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन की होगी। और बेटर कंट्रोल, आप इवेलुएट कर पाएंगे परफॉर्मेंस इजीली, क्योंकि अब आप ईच लेवल पर काम दे रहे हैं ना, आप अच्छे से देख पाएंगे कौन सा लेवल क्या काम कर रहा है, उसकी कमी कहाँ रह गई, इस तरीके से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब डेलीगेशन आपका कंपल्सरी एक्ट है, अब कोई भी एक पर्सन एक काम नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन आपका ऑप्शनल पॉलिसी, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, और इसमें आपका लेस फ्रीडम होती है क्योंकि डिसीजन आपका ज्यादा कंट्रोल किसके पास है, सुपीरियर के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन आपका लेस कंट्रोल होता है क्योंकि हमने फ्रीडम दे दी। अगर हम फ्रीडम ही नहीं देंगे डिसेंट्रलाइजेशन में, काम ही हमारे कैसे होंगे फिर, अगर वो सब कुछ ही सुपीरियर से पूछेंगे फिर फायदा ही क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का। पूरा प्रोसेस आपका फॉलो होता है, आपके टास्क शेयर करते हैं, और ये आपका रिजल्ट है पॉलिसी डिसीजन का, कि टॉप मैनेजमेंट ने कुछ पॉलिसी डिसीजन ले लिया तो आपका ये होगा। नैरो स्कोप है डेलीगेशन का क्योंकि लिमिटेड है वही कंट्रोल, इसका क्या है वाइडर स्कोप है कि आपका एक्सटेंशन लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक है। आप ये सोचो कि मतलब जो काम आपका मिडिल लेवल वही लो लेवल का है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है इंटेंसिटी थोड़ा डिफरेंस हो, बट स्टिल वो वही काम करें। और इसमें आपका जो है नैरो होता है पर्पस क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का ही, इसमें आपका पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा ऑटोनॉमी। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आते हैं। इसमें चार पांच टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे दे देंगे कि कौन सा इसमें आपका वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग होगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको स्टेप्स भी पूछे होते हैं कि कौन कौन से इसमें हो रहे हैं। अब है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको बतानी है। एन ऑर्गेनाइजेशन होल्ड इट्स मीटिंग अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द मेंबर और नो सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अभी हमने पढ़ा अगर कोई भी सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर नहीं है और मूड पे बेसिस पर, तो फॉर्मल तो कभी होगा ही नहीं ना, तो ये आपका कौन सा होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन इन सेंट्रल दिल्ली इज नोन फॉर इट्स रिजिड नेचर। अभी हमने पढ़ा रिजिड नेचर किसका होता है, आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, टॉप लेवल, ऐसा नहीं टॉप लेवल वाले डिसाइड करेंगे सब कुछ। अब नेक्स्ट टाइप का आपका आता है कि आपको इसमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताने हैं, जो भी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनल और डिविजनल, वो ध्यान से देखना। नितिन इज एन ऑनर ऑफ reputed manufacturing company, however in his firm it is difficult to fix responsibility in a particular department। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी कहाँ आपके लिए डिफिकल्ट है, प्रोडक्शन वाले में तो इजी है, हर एक प्रोडक्शन को आप जो उसमें दे देंगे प्रोडक्ट उसमें। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि आपको कौन से जो है टास्क पे किसको रखना है। Now, Archana is a dynamic CEO. In her organization, she allows for autonomy and opportunity to perform multiple functions. यानी कि आपकी प्रोडक्ट ऑफ लाइन्स है, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, तो ये आपका कौन सा होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। आपको इस तरीके से देखना है, जब भी आप केस स्टडी रीड करते हैं ना, आपको जो ये तो मतलब ऐसे दिया होता है नितिन निजन, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे अंडरलाइन कर लो, नहीं तो आप 2 बार केस स्टडी पढ़ते हो उसमें टाइम वेस्ट करते हो। नेक्स्ट आपका मिस्टर मनोज इज एन एफिशिएंट मैनेजर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। He is fond of completing all his work by himself। अब खुद से ही सारा काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। As a human being is very good supportive, ये ऐसे ही दिया हुआ है। Does not want to put burden of works on other, यानी कि वो औरों पे वर्क नहीं देना चाहते, यानी कि वो क्या खुद ही सारा काम करना चाहते हैं। सो ये क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डेलीगेशन हुआ, क्योंकि इसको खुद सारा काम करना चाहते हैं, यानी कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। यहाँ पर 2 जनों की बात हो रही है, 2 इंडिविजुअल्स की। तो इसमें आपका क्या होगा, कौन सा वायलेटर है, डेलीगेशन। और जो डिसएडवांटेज पूछे वो तो तुम दे ही लोगे, इतना इंटेलिजेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑन दैट नोट इसी में यही था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।